ओके, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है और लगभग जो 4th चैप्टर है उसका भी आज जो एंडिंग है वो हो जाएंगी, क्योंकि उतना कुछ बचा नहीं था 4th चैप्टर में। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एक बार आप लोगों को जस्ट रिवीजन करा दे पिछले चैप्टर का, और उसके बाद जो बिरसा मुंडा है उनको आज हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी तक आप लोगों ने बिरसा मुंडा को समझा नहीं है। जब पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से उन लोगों को लोग मानते थे, हज़ारों लोग उनको फॉलोअर करते थे और उनका भी ऐसा मानना था कि ईश्वर ने उनको भेजा है लोगों की मदद करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने देखा। अब हम एक बार उनको नज़दीक से डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अंत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगभग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होते जाए, कि जब बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने आए तो आपको बहुत आसान लगे। और जो एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं लाइन टू लाइन, इसका मतलब यही है कि आपकी जो सोच है वो विकसित हो और आप लोग जो जब मेंस के पेपर लिखो या कोई भी पीसीएस लिखो तो आपकी जो समझ है वहाँ पर आपको ज़्यादा निखरती हुई दिखाई दे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी से कभी भी जो डायरेक्टली क्वेश्चंस है वो तो नहीं आते, लेकिन आपकी जो सोच विकसित होने की बात है वो एनसीईआरटी से ही होती है। इसलिए आप इसका इंपॉर्टेंस समझो और लगातार एनसीईआरटी को पढ़ो। और मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि जो रीडिंग हैबिट है आपकी वो बनाते रहो। मैं बहुत सी चीज़ों को छोड़ देता हूँ कि उस चीज़ को आप लोग पढ़ो, क्योंकि आपकी जो जब रीडिंग स्किल्स बढ़ती जाएंगी तो वो आपको आगे में मदद करेंगी। ठीक है, तो उसको भी आपको लगातार उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। 8th क्लास अभी हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आज लास्ट मतलब एंडिंग है इस वीडियो का। बहुत ही छोटा है वीडियो, इसीलिए चीज़ों को समझो, लेकिन इसके आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस तो चलती रहेंगी। लेकिन अभी हम लोग मुख्य तौर पर इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बिरसा मुंडा है उनके बारे में। ठीक है, बिरसा मुंडा उनके बारे में। ठीक है, तो आपको एक गतिविधि करना है कि पता लगाना है कि कोयला खदान में काम में हालात बदल गए या नहीं। ये पता लगा कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत का कारण क्या होता है। देखो, ये अभी भी होता है ना। पहले भी होता था कि लोग काम के लिए जाते थे पर वो वापस नहीं आते थे, है ना। लोगों को लगता था कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, लेकिन अगर सच की अगर हम बात करें तो वो इस दुनिया में होते ही नहीं थे। तो आज भी ऐसा होता है कई कंपनीज़ में या कोयले फैक्ट्रीज़ में कि लोग जाते हैं पर आते नहीं हैं, कुछ लोग वहाँ पर मर जाते हैं। तो उसका कारण क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। अब हम देखेंगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश में विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले 1831 और 32 में, है ना, 1831 और 32 में आप देखोगे कि कोल जो थे ना, कोल आदिवासियों ने क्या किए, 1855 में इन स्थानों से बगावत कर दी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कब हुई। बहुत सारी बगावतें हुई, लेकिन आपको मुख्य तौर पर अभी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है कि 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने 1855 स्थानों से बगावत कर दी। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910 में हुआ। और आप देखोगे 1940 में महाराष्ट्र में क्या होता है, वर्ली विद्रोह होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो आपको पता है कि लगातार जो बिरसा थे वो लड़ रहे थे, और आप देखोगे कि उनकी लड़ाई किस तरह से आज आप जब उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ उन्होंने लड़े। उसके बाद हम मुख्य तौर पर बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने पहले भी पूरा पढ़ लिया है, जस्ट एक रिवीजन ले रहे हैं हम इनके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि जो मुंडा है वो क्या है सब कुछ पता है, जस्ट एक बार रिवीजन ले रहे हैं। तो ठीक है, बिरसा का जन्म कब होता है, 1870 में हुआ, के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते भी था। ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आज भी आपको इस कल्चर में दिखेंगी, है ना। नाचना, भेड़ बकरियां चलाना, बांसुरियाँ बजाना, तो ये बिरसा मुंडा भी किया करते थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बुहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। तो ये बुहंडा कहाँ पर है, ये बुहंडा है झारखंड में। ठीक है। उसके बाद गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा। ठीक है। उसके बाद
लड़कपन में ही बिरसा के अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार जो मुखिया थे उनके उनको विद्रोह का आह्वान देता था। ठीक है ना। लगातार आप देखोगे कि इनकी जो माइंडसेट था वो ये था कि किस तरह से भी लोगों को, जो लोग इतना तरह से परेशान हैं, उनको बचाया जाए। ठीक है। तो लगातार ये विद्रोह करते रहते थे। और उसके बाद बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदार का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बेहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मतलब क्या, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उनके पास जो साम्राज्य है उसको वापस पाना है। मतलब वो लोगों को इस चीज़ से आह्वान करते थे कि किस तरह से हमारी जो वैल्यू थी, हम लोग कितने ज़्यादा समृद्ध थे और हमको गरीबी में ढकला गया, तो वो हमको वापस करना है। इस चीज़ की बेस में जो बिरसा मुंडा थे वो लगातार प्रयास करते थे। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। ठीक है। उसके बाद वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपने ख़राब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। अब ये जो मिशनरी है ना, ये मुख्य तौर पर क्या होते थे, जो ऐसे लोग जो कि ईसाई धर्म का प्रसार कर रहे हैं, है ना, ईसाई धर्म का प्रसार कर रहे हैं, चाहे मतलब दूसरे देश में जाके, मतलब अगर कोई ईसाई है साउथ अफ्रीका का और अभी वो भारत में रह रहा है, तो वो क्या है, मिशनरी है। और वो किस चीज़ का काम कर रहा है, वो जो ईसाई धर्म है उसको फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो जो ईसाई धर्म है वो अपना ले और जो अच्छी आदतें हैं उनकी वो अडॉप्ट कर ले और जो उनकी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ ले। ठीक है। उसके बाद बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जीवन धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। ठीक है। अपने किशोरावस्था में भी बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। तो लगातार इन्होंने जो सुधार की बात करें हम लोग आदिवासियों के लिए, वो लगातार इन्होंने काम किए। और आप देखोगे कि इस तरह से इन्होंने जो मतलब जो वैष्णव धर्म प्रचारक थे उनके साथ भी बहुत सारा समय व्यतीत किए। तो एक अच्छी जो सोच की तरफ ये चल पड़े थे। ठीक है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के लिए था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। मतलब आप सोचिए ना, मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूँ, आप पढ़ाई जब करते हो ना तो आप खुद समृद्ध नहीं होते हो, आपके साथ साथ जितने भी लोग हैं सब समृद्ध होने लगते हैं। जैसे इन्होंने क्या आश्वासन किया कि जो भी लोग शराब पीते हैं उसको छोड़ दे, गाँव को साफ रखे, डायन व जादू टोने में विश्वास न करे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। ठीक है ना। जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे उनका भी विरोध कर रहे थे और लगातार आप देखोगे जो हिंदू जमींदार थे उनका भी ये लगातार विरोध कर रहे थे। उसके बाद वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि ये जो भी लोग हैं वो लगातार मतलब जो बिरसा मतलब जो आदिवासी है इनके लिए ये लगातार बुरा ही सोचते हैं और इनकी जो शैली है, जो मुंडा जीवन की शैली है, उनको ये लगातार क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायी से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। व अतीत के ऐसे स्वर्ण युग, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सतयुग की चर्चा करते थे, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। इस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक के रहे और अपने खेतों में काम करें। तो इस तरह की जो सोच है वो बिरसा मुंडा लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनके साथ साथ जो पूरे मुंडा लोग हैं उन लोगों को भी ये चीज़ दिखे, समझे और उन लोग भी इस चीज़ के ऊपर काम करें। ठीक है। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन में राजनीतिक उद्देश्य बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है। लहू लहान मेरे कंधे में, तो आपको ये पढ़ लेना है। एक बहुत ही खूबसूरत, क्या बोलोगे आप, एक गीत है, वो आपको जस्ट रिवाइट कर लेना है। ठीक है। अब आपको पता है वैष्णव क्या होते हैं, जो कि विष्णु की पूजा करने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। उसके बाद ये आंदोलन इतनी ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं का, कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की
भूनीति उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे। तो आप देखोगे कि लगातार इनके साथ जो गलत चीज़ें हैं वो हो रही थी, और आप देखोगे कि मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। अब कोई भी एक, अब मिशनरी का काम क्या है कि वो आएंगे और अपना जो ईसाई धर्म है उसको फैलाएंगे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अब जो संस्कृति है उसकी वो क्या करते थे, लगातार आलोचना करते थे, ऐसा उनको लगता था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया, और आप देखोगे कि 1895 में बिरसा को क्या कर लिए, गिरफ्तार कर लिए, और दंगे फसाद के उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थोप दिए गए, और उनको क्या किए, 2 साल की सज़ा सुना दी गई। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जब 1897 में, मतलब 2 साल बाद, है ना, 2 साल बाद वो जेल से लौटे, तो आप देखोगे बिरसा समर्थन जुटाए उन्होंने, और गाँव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाया कि परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि नेतृत्व की साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, मतलब क्या, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्च पर क्या किए, हमले किए, और महाजनों व जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। और आप देखोगे सफ़ेद झंडा जो छा उनका, वो उनका प्रतीक था। फिर आप देखोगे 1900 में क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। किस वजह से, उनको हैज था, और हैज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और आप देखोगे कि जैसे उनकी मृत्यु होती है तो जितने भी आंदोलन चल रहे थे, या जिस भी आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे थे, वो आंदोलन अब ठप हो जाता है। ये आंदोलन के 2 मायने महत्वपूर्ण थे। पहला कि इसके औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लगाने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकेंगे, और दूसरा यह था कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करके और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी समक्ष है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए काम को अंजाम दिया। तो इस तरह से पूरी बिरसा मुंडा की लाइफ है कि किस तरह से उन्होंने विद्रोह किया, किस तरह से उन्होंने आदिवासियों के बारे में सोचा, किस तरह से उन्होंने लोगों से आश्वासन किया कि आप लोग गलत काम को छोड़े, अच्छे कामों की तरफ आए, और विभिन्न प्रकारों जो लोग अड़चन पैदा कर रहे थे और जो लोग आलोचना कर रहे थे, उनको भी, उनके खिलाफ भी उन्होंने सही कदम उठाए। तो इस तरह से जो चीज़ें हुई, अंत में हैज के कारण उनकी मृत्यु जरूर हो गई, लेकिन आप देखोगे कि किस तरह से आज भी लोग उनको मानते हैं, क्योंकि उनकी की हुई चीज़ें आप देखोगे कितनी महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण के कारण आज भी आप देखोगे कि कई जगह आज भी बहुत, मतलब अभी तो आप लोग देखोगे, लेकिन आप जब जाओगे झारखंड तरफ, असम तरफ, तो आज भी लोग इनको बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं, और मानना और सम्मान करना भी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने मुख्य तौर पर यही देखा कि आदिवासियों के काम किस तरह के थे, है ना, किस तरह से अंग्रेज उनके खिलाफ काम कर रही थी और लगातार विद्रोह कर रहे थे बिरसा मुंडा जैसे लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा न्यू चैप्टर चालू होने वाला है, तो हम लोग तब मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।